वेलकम फ्रेंड्स। आइए एक बार फिर से हम लोग हिंदी का अध्ययन करते हैं। यह हिंदी का अध्ययन हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीसेट, लेखपाल, आर्मी, एसएससी या फिर यूपीएसआई जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम्स में कारगर होता है। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें अधिकतम जो परसेंटेज होता है वो सामान्य हिंदी का होता है और ऐसे ही महत्वपूर्ण एग्जाम्स को टारगेट करके हम लोगों ने हिंदी को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने का निर्णय लिया है। आइए हम लोग देखते हैं सुना हिंदी को। इससे पहले हम लोगों ने देखा था हिंदी के जो हम लोग वर्णमाला थे उनको देखे थे, फिर स्पर्शी व्यंजन और व्यंजनों के प्रकार को एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास किया था। आप उसका अगर लिंक चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक के द्वारा जाकर के देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो वो भी रहा था। उसके आगे हम लोग आज पढ़ने चलते हैं शब्दों को, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी भाषा में पहले ध्वनियाँ होती हैं या वर्ण होते हैं, उनसे ही मिलकर ये लेटर्स या अक्षरों से ही मिलकर के शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर के वाक्य और वाक्य से मिलकर के पूरी भाषा बनती है। तो ये एक स्टेप है, वर्ण या ध्वनिया या व्यंजन, और फिर उसके बाद से शब्द, शब्द के बाद से वाक्य और वाक्य के बाद से पूरी भाषा, इबारत। तो हम लोग इसी स्टेप में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने वर्ण या ध्वनियों को पढ़ा है और दूसरे स्टेप में अभी हम लोग देख रहे हैं शब्द को। आइए देखते हैं। यह शब्द है हिंदी के जो हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत। शब्द किसे कहते हैं? शब्द अक्षरों के मेल को या अक्षर या अक्षरों के समूह को कहते हैं। यह शब्द जो बनते हैं वह दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो गुड फीलिंग दे या जिससे उनके भाव हमें समझ में आए, या फिर कुछ ऐसे भी शब्द हो सकते हैं जो दिखने में तो शब्द जैसे ही लगते हैं किंतु उसके भाव हमें समझ में नहीं आते हैं। तो इसी आधार पे हम लोगों को शब्दों को देखने चल रहे हैं। शब्दों को जब हम लोग देखते हैं तो अभी बताया गया है अक्षर या अक्षरों के समूह को हम लोग शब्द कहते हैं, और ऐसे शब्द जिनसे कोई हम लोग भाव समझ लेते हैं या किसी वस्तु विशेष का या भाव विशेष का या किसी भी तथ्य का ज्ञान हमें हो जाता है, हमारे अंदर सज्ञानता आ जाती है, उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। जबकि उसके विपरीत जब किसी दिखाई देने वाले तथा कथित शब्द से हमें किसी भाव का उद्भूत नहीं होता है, हम लोग उस भाव को या किसी भी भाव को महसूस नहीं कर पाते हैं, तो वैसे को हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। इसका एक और डिफिनीशन है कि जिन शब्दों से या जिन शब्द के समूहों से किसी सार्थक वस्तु विशेष या घटना का बोध होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, और जिनसे ऐसा बोध नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में निरर्थक शब्द, ये शब्द सार्थक शब्द के सार्थक शब्दों के साथ साथ एक छाया के रूप में दिखाई देते हैं। यह निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के साथ साथ रहते हैं और इनके सार्थकता में ये बल प्रदान करते हैं। जैसे अगर हम लोग कहें कि चहल पहल, ये दो शब्द हैं। अगर कहा जाए आलू शालू, या फिर कहा जाए, ऐसे ही बहुत से शब्द हैं जिनको हम लोग देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल देना एक तरह से टाइम टेकन प्रोसेस है, आप समझ सकते हैं। तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द के दो भेद या दो कैटेगरी बड़ी हो गई, और इन्हीं आधारों पर हम लोग देखते हैं। सार्थक शब्द जो हम लोग देख रहे हैं इन्हें विभिन्न आधारों पर देखा गया है। फ्रेंड्स, यह सार्थक शब्द अगर हम लोग कहें तो संपूर्ण हिंदी भाषा की बात हो रही है। हिंदी भाषा में लाखों शब्द हैं और जितने भी ये शब्द हैं उन शब्दों में से जो हमारे यहाँ जो शब्द हैं उन्हीं को हम लोग विभिन्न आधारों पर डिवाइड करते हैं।
कई किताबों में बताया जाता है कि परसेंटेज इतना है उतना है, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। हम लोगों को ओवरऑल देखना है जितने भी शब्द हिंदी भाषा में हैं, लैंग्वेज में, वो कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से हमारी भाषा में है, उनको किस किस आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। अर्थात हिंदी भाषा के शब्दों को बेहतरीन ढंग से अध्ययन करने के लिए या व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए ऐसे वर्गीकरण किया जाता है। पहला जो वर्गीकरण है वो है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत मतलब जहां से रिसोर्सेज है, जहां से इसकी प्राप्ति हुई है या जहां से यह उत्पन्न हुए हैं, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। इसमें महत्वपूर्ण रूप से 4 टाइप्स आते हैं, जिसमें तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशी है। दूसरा है विकार या परिवर्तन के आधार पर। विकार का मतलब ही होता है परिवर्तन, विकार का मतलब है रूप में बदलाव आते रहना। तो इसके आधार पर भी हिंदी भाषा के शब्दों को शब्दों का एक वर्ग बनाया गया है, जिसमें 2 उपवर्ग आते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी क्यों और कैसे होते हैं? लिंग, वचन और कारक, इन्हीं के आधार पर जब शब्दों में परिवर्तन आ जाता है तो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, और इनके आधार पर जब परिवर्तन नहीं आता है किसी शब्द में, उस शब्द के भाव में, तो उसे हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। यानी विकारी शब्द का या अविकारी शब्द का जो वर्गीकरण का आधार है फ्रेंड्स, वो है लिंग, वचन और कारक। ये लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, अगले स्टेप में, अगले टॉपिक में हम लोग इसी को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे विकारी शब्द और अविकारी शब्दों का जो क्राइटेरिया दिया गया है वो 4 हैं। 4 विकारी शब्दों की कैटेगरी है और 4 अविकारी शब्दों की, जिसमें आप पढ़े होंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया या विशेषण। तो यहाँ पे ये 4 है। इसमें लिंग जुड़ जाए इन शब्दों के साथ, या कोई वचन जुड़ जाए या कारक जुड़ जाए, तो ये लोग अपना रूप खो देते हैं। कैसे खोएंगे हम लोग अगले स्टेप में देखेंगे। आगे यहाँ पर है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। यह यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं लिंग, वचन, कारक के अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं आता है। इनको भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे प्रश्न खूब बेहतरीन ढंग से पूछे जाते हैं कि शब्द, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनके प्रकार, इनकी विशेषता और इनसे जुड़े हुए अन्य तथ्य पूछे गए हैं फ्रेंड्स। फिर आगे हम लोग देखते हैं अर्थ के आधार पर। यह अर्थ के आधार पर जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें कई तरह के शब्द आते हैं, भांति भांति के शब्द, जिसमें पहले हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जो शब्द होते हैं, एक ही शब्द के कई पर्याय होते हैं, कई उनके अर्थ दिखाई देते हैं। उन्हीं को हम लोग देखेंगे, भिन्न भिन्न अर्थों में वो प्रयोग होते हैं संदर्भों में। और यहाँ से भी डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है, स्पेशली आरओ और एआरओ के लिए तो ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग देखेंगे स्पेशली। अगला है विलोम, अपोजिट। आप जानते होंगे एक शब्द का उल्टा या विलोम जो घटना, जो शब्द आते हैं उनको हम लोग विलोम कहते हैं, और इनको भी हम लोग देखे हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। फिर अगला है एकार्थी। एकार्थी का मतलब ये हुआ कि एक से अधिक ऐसे शब्द जिनका एक ही जैसा या लगभग एक ही जैसा अर्थ हो, उन्हें हम लोग एकार्थी शब्द कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल सहित। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। यहाँ पर और यहाँ पर ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एकार्थी और अनेकार्थी। एकार्थी का मतलब है इसमें एक से ज्यादा शब्द आकर के एक ही प्रकार के अर्थ व्यक्त करते हैं या एक ही प्रकार के अर्थ के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जबकि अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के
अर्थों के लिए एक ही शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हम लोग उस शब्द का प्रयोग करते हैं वो भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, उनके उस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उसी को हम लोग अनेकार्थी कहते हैं। तो यहाँ पे अनेक अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ और यहाँ पे एक शब्द के लिए अनेक अर्थ, ये एक दूसरे से अपोजिट है। यही हम लोग को आगे बढ़ करके देखना है। अगला है महत्वपूर्ण है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप पढ़े होंगे इंग्लिश में, तो उसी में है यह वाक्य खंड। वाक्य खंड के लिए एक शब्द, मतलब एक बड़ा सा वाक्य होता है, उसके लिए एक शब्द बोला जाता है। जैसे आप जानते ही होंगे कि वह स्त्री या ऐसे स्त्री जिसका पति मर गया हो या जिसके पति मृत हो गए हो, तो उनके लिए हम लोग विधवा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए ऐसे शब्दों को हम लोग, ऐसे ही को हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या वाक्य खंड के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं। फिर अगला महत्वपूर्ण है रचना के आधार पर शब्द। यह है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इनको अभी हम लोग देख रहे हैं, एक बार शुरू से हम लोग पुनः देखते हैं। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। इसमें हम लोग देखे हैं तत्सम। तत्सम शब्द फ्रेंड्स वे शब्द होते हैं जो शुद्ध रूप से संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। हम लोग जानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़े हैं। यदि आप ना पढ़े हो तो हमारे चैनल पे जाके आप पढ़ सकते हैं, उसको बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया है। उसमें बताया गया है कि हमारे यहाँ संस्कृत से अन्य भाषाएं हुई, जिसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर उसके बाद से अवहट्ट का नाम आता है, अवहट्ट, और कई प्रकार के अपभ्रंशों से खड़ी बोली हिंदी आती है और खड़ी बोली के बाद से हिंदी का आधुनिक रूप आता है। तो देखिए यहाँ से संस्कृत से यहाँ से घूमते हुए हमारा आज जो लैंग्वेज है हिंदी, वो इस रूप में यहाँ से ये मूवमेंट करती हुई आई है। बहुत लंबी दूरी की यात्रा है, लंबे समय की यात्रा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि इसकी उत्पत्ति यहाँ से लेकर के ऐसे हुई है तो इसमें कई शब्द आए होंगे, कुछ बाहर से, कुछ अंदर से और कुछ इसके द्वारा निर्मित होंगे। तो यहाँ से जो शब्द, संस्कृत से शब्द डायरेक्टली यहाँ से न घूम करके यहाँ से उठा करके सीधे यहाँ पे रख लिया गया। यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से लेकर के डायरेक्टली हिंदी में रख लिया गया, उसे संस्कृत शब्द को या उन संस्कृत शब्दों को तत्सम कहते हैं। तत्सम का मतलब होता है तत् प्लस सम। तत् का मतलब होता है ठीक वैसे, सम का मतलब होता है बराबर, आप जानते ही हैं। तो तत् का मतलब वो मूल रूप में ही है, उसी के जैसे है जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर थी, तो इसे हम लोग तत्सम कहते हैं। और यह संस्कृत भाषा के शुद्धतम रूप हैं। संस्कृत भाषा के शुद्धतम रूप में लिए गए यह शब्द हैं जो डायरेक्टली संस्कृत से हिंदी में समाहित कर लिए गए हैं, एडॉप्ट कर लिए गए हैं, अधिग्रहित कर लिए गए हैं। जबकि दूसरा है तद्भव। तद्भव क्या है? तद का मतलब अभी देख रहे हैं वैसा ही, और यहाँ पे है भव। भव का मतलब होता है उत्पत्ति या उद्भूत होना। तो इसका मतलब हुआ कि जैसा है वैसे ही उद्भूत हो गया है या बन गया है, यानी वह जैसा था वैसे ही वो नए रूप में बन गया है, यानी उसका रूप चेंज हो गया, अपना मूल रूप वो खो चुका है। जो उसका मूल रूप संस्कृत का था, तत्सम था, जब वो मूल रूप खो देता है तो वो तद्भव हो जाता है। और यही तद्भव जब हमारे हिंदी में आ गया है तो उसे तद्भव शब्द कहते हैं। यहाँ से जो शब्द, पुनः ध्यान से सुनिए, यहाँ से जो शब्द डायरेक्टली यहाँ पे आ गए उसे हम लोग तत्सम कहें। आज जो शब्द ऐसे मूवमेंट करते हुए ऐसे मूवमेंट करते हुए ऐसे आए, यानी संस्कृत से पाली में गए, पाली से प्राकृत में गए, प्राकृत से अपभ्रंश में गए, अपभ्रंश से अवहट्ट में, और फिर वहां से विभिन्न बोलियों से होते हुए इस संस्कृत में दिखाई दे रहे हैं। तो इन लंबी यात्रा में विभिन्न तरह के वह आधी तूफान जैसे स्थितियों का सामना किए होंगे भाषाई आधार पर।
तो वो अपना मूल स्वरूप ही खो चुके हैं, तो उन्हीं को हम लोग तद्भव कहते हैं। और यह संस्कृत के शुद्ध शब्द नहीं है, यह तत्सम से ही निर्मित शब्द है, इतना जानते रहिएगा। अर्थात यह तत्सम और तद्भव दोनों संस्कृत से आए हुए शब्द हैं। फर्क ये है कि एक ने अपना मूल रूप बनाए रखा है और दूसरे ने अपना मूल रूप खो दिया है, बस इतना ही। आगे है देशज। देशज का मतलब होता है देसी। देसी, जिस समय हम लोग अगर भाषाओं के विकास की बात करें तो हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ विभिन्न तरह की संस्कृतियाँ थीं, विभिन्न तरह के भाषा भाषी लोग थे, कुछ जनजातियाँ भी थी मूल रूप से जो निवास कर रही थी, वो संस्कृत न बोल करके कुछ स्थानीय भाषाएं बोल रही थी। तो उन स्थानीय भाषाओं के भी कुछ शब्द इस आज हिंदी में दिखाई देते हैं। बड़ी बात है, हम लोगों ने आज वर्तमान में जो एक तरह से कहा जाए कि सहिष्णुता की बात है, वो भाषा में भी दिखाई देती है। हम लोगों ने सबको मेल मिलाप करने की नीति अपनाई है प्रारंभ से, और वही मेल मिलाप करके आज अपनी भाषा का भी निर्माण किए हुए हैं। तो यहाँ पर जो देसी लैंग्वेज था, जो लोकल लैंग्वेज था, जो जनजातियाँ बोलती थी या संस्कृत से गैर संस्कृत भाषी लोग जो बोल रहे थे, उनकी भाषाओं के भी कुछ शब्द हम लोगों ने इस यहाँ हिंदी में समाहित किया हुआ है, उसे देशज शब्द कहते हैं। और देशज शब्द भी कई प्रकार के हैं, हम लोग इन्हें भी आगे बढ़ करके एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ देखने का प्रयास करेंगे। अगला है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द किन शब्दों को हम लोग कहते हैं, तो इन शब्दों को अगर हम लोग चर्चा करें तो हम लोग जानते हैं कि ईसा पूर्व से लेकर के 2020 तक की चर्चा करें या हम लोग 1947 तक की चर्चा करें, तो उससे पहले भारत पर विभिन्न भाषा भाषियों ने आक्रमण किया है। सबसे पहले फारसी भाषा से संबंधित हमारे यहाँ ईरानियों ने आक्रमण किया। आप जान रहे होंगे भारत पर पहला आक्रमण फारस या ईरान ने किया है, और इसलिए जब वो लोग भारत के अंदर आक्रमण किए तो भारत के अंदर एंट्री किए, तो उनकी भाषा भी अपने साथ वो लेकर के आए और स्थानीय स्तर पर उस भाषा के कुछ शब्द जो है वो मिक्स होने लगे। ये प्रक्रिया चलती रही। कुछ दिनों के बाद से आप लोग पढ़े होंगे कि यूनानियों का आक्रमण हुआ, सिकंदर का आक्रमण होता है हमारे यहाँ। सिकंदर का जब आक्रमण हुआ तो पूर्वी यूरोप या यूनानी या ग्रीक भाषा के, लैटिन भाषा के वो जो भाषा भाषी लोग थे वो भारत में आते हैं, और यहाँ पर उनकी भी भाषा के कुछ शब्द मिक्स हो जाते हैं। फिर बाद में हम लोग देखते हैं शक, पहलव, कुषाण जैसे लोग भारत पर आक्रमण करते हैं, ये लोग भी आकर के यहाँ पर बसते हैं, इनकी भी भाषा मिक्स होती है। फिर तुर्कों का आक्रमण होता है, फिर हमारे यहाँ देखते हैं इस्लामिक गणराज्य का क्षेत्र बनने लगता है। फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि विदेशी आक्रमणकर्ताओं में मुगलों का आक्रमण होता है, मंगोलों का होता है। इसी क्रम में और आधुनिक काल में यदि हम लोग देखें तो अंग्रेजों ने भी बड़ी भूमिका निभाई है भारत में इस भाषा को एक अलग रूप देने में। तो जितने भी लोग आए उनकी भाषा हिंदी नहीं थी, वो अपने भाषा को बोलते थे। यहाँ आने के बाद से वो जरूर हिंदी सीखने का प्रयास किए, और इस क्रम में अपनी भाषा भी छोड़ गए, अपने शब्द भी छोड़ गए, और इन्हीं के वजह से उनकी यादें भी आज बनी हुई हैं। तो यही विदेशी शब्द हैं। इन्हीं के जो शब्द हैं उन्हें हम लोग विदेशी शब्द के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग रोमन, ग्रीक, लैटिन, हम लोग देखेंगे फारसी शब्द, अरबी भाषा के शब्द, यहाँ तक कि हम लोग यदि देखें तो अंग्रेजी भाषा के भी शब्द, जैसे कहा जाए डायरेक्टर, टीचर, जो आम जनमानस में सारे के सारे लोग समझते हैं, बोलते हैं, उनको भी यदि हम लोग कहें पेन या हम लोग कहें बुक या मोबाइल, ये सारी चीज़ें, ये सारा शब्द विदेशी हैं, और आज भी धड़ल्ले से हम लोग भारतीय लोग बोलते हैं। भारत का एक अनपढ़ व्यक्ति भी इसको बेहतरीन ढंग से समझ लेता है, इसलिए इन शब्दों का अस्तित्व आज भी हमारी भाषा में बना है, नहीं तो कब का ये विदा हो चुके होते। तो इनको भी हम लोग कैटेगराइज बना करके देखेंगे कि किन भाषाओं से कौन कौन से शब्द लिए गए हैं। अंत में कई किताबों में कई टीचरों ने पढ़ाने का प्रयास किया है कि मिश्रित शब्द, यह शब्द या शब्द की कैटेगरी बनाना गलत है,
क्योंकि मिश्रित शब्द में वो बताने का प्रयास करते हैं कि किसी विदेशी लैंग्वेज से भारतीय किसी भाषा को जोड़ करके एक लैंग्वेज बनाने का बात करते हैं, या हम लोगों के यहाँ उर्दू की बात करते हैं, या फिर अन्य भाषाओं की बात करते हैं। तो यह मिश्रित जो कैटेगरी है यह ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि इन्हीं में से न किसी को ये लोग जोड़ करके बनाए हैं। मिश्रित कोई देश नहीं है अलग भारत से बाहर, या कोई मिश्रित नाम की कोई भाषा नहीं है जहां से ये एंट्री किए हैं। एंट्री यहीं पर है, यहीं पर ये मिक्सअप हुआ है। यह मिक्सअप तो आगे भी हो रहा है और आज के टाइम में भी भाषाओं का विकास हो रहा है। जैसे यदि आप कहते हैं किसी को प्रणाम सर, या हम लोग किसी को भी गुड मॉर्निंग कहते हैं, नमस्ते कहते हैं, तो इसके साथ कुछ इंग्लिश के भी वर्ड आने लगते हैं और इस तरह से ये शब्द मिक्सअप होते हैं और यही मिक्सचर लोग दिखाने का प्रयास करते हैं, जो गलत है। हम लोग भाषाओं का विकास नहीं करते बल्कि भाषाएं खुद विकसित होती हैं। भाषाएं अपना स्वरूप, अपना जो मार्ग होता है खुद तय करती हैं। भाषाएं बदलती रहती हैं, वो बात की बातें हैं। तो ये कैटेगरी हो जाती है यहाँ पर। इनको हम लोग को आगे बढ़ करके पढ़ना है। और अभी हम लोगों ने देखा है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। आप इसको बहुत पहले से प्राइमरी से ही पढ़ते आए होंगे, किंतु यहाँ पे कॉम्पिटिटिव हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं। जो पढ़े हैं उसको भी आप पढ़ेंगे और जो नहीं पढ़े हैं उसको भी यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव के हिंदी से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आप यदि न पढ़े हो तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या हमारे हिंदी के संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया जैसे विशेषण जैसे जो छोटे छोटे टॉपिक है यहाँ से भी इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। आगे बढ़ के हम लोग देखेंगे। वैसे आप जानते ही हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। एक बना बनाया डिफिनीशन होता है। स्थान, भाव, वस्तु अथवा किसी भी मनुष्य का नाम को संज्ञा कहते हैं। ये गलत है, परिभाषा त्रुटिपूर्ण है, अशुद्ध है। इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे क्या है, कैसे है। सर्वनाम संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्रिया ऐसे शब्द जिससे कुछ घटनाएं घटित होने का प्रमाण मिलती हैं, कुछ कार्य होने का प्रमाण मिलता है, कुछ कार्य करने का तो भाव हम लोगों को मिलता है, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। विशेषण आप जानते ही होंगे कि किसी भी वस्तु की विशेषता बताना, यहाँ तक कि शब्द की भी विशेषता यदि हम लोग देखेंगे आगे बढ़ के तो बहुत सी चीजें आती है। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है विशेषण। और अभी मैंने बताया जो आरो वहां से भी ये काफी महत्वपूर्ण रूप से जुड़ता है। आगे है क्रिया विशेषण। हम लोग देखेंगे कि विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण में कोरिलेट करके देखेंगे, क्योंकि ये भी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्रिया की विशेषता बताना, यह क्रिया विशेषण है। जैसे वह तेज दौड़ता है, दौड़ना एक क्रिया है और दौड़ने की गतिविधि में तेज शब्द जुड़ा है, यानी दौड़ तो रहा है, क्रिया तो रही है, लेकिन वो तेज हो रही है। यानी विशेषण की भी क्रिया की भी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर। वैसे कंडीशंस को हम लोग देखेंगे और विशेषण को क्रिया के रूप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसको भी हम लोग आगे बढ़ करके देखते हैं। फिर यहाँ पर है संबंध बोधक, संबंध दिखाना, यानी किसमें संबंध दिखा देना है हम लोगों को, शब्दों के बीच में संबंध दिखा देना है। शब्द दो हों या दो शब्दों को आपस में जोड़ने की जो कनेक्टिव वर्ड आते हैं उन्हें हम लोग संबंध बोधक कहते हैं। समुच्चय का मतलब होता है समूह। किसका समूह? दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों या उपवाक्यों का समूह। दो वाक्यों को या दो उपवाक्यों को जब आपस में जोड़ा जाता है किसी शब्द विशेष के द्वारा तो वैसे शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। इसे भी आगे बढ़ के पढ़ेंगे। विस्मयाधिबोधक का मतलब हुआ कि विस्मय करना, आश्चर्य करना, अप्रत्याशित घटना की जानकारी मिलते ही अनायास किसी मानव के जो लाइफ मानव का जो मनोभाव है वो दिख जाना, उसे हम लोग विस्मयादि शब्द कहते हैं या विस्मय बोधक शब्द कहते हैं। आगे बढ़ के हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग पर्यायवाची, विलोमक, अर्थवाची और इनका नाम सुने ही हैं। आगे बढ़ के इसको देखते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के विभाजन के उपरांत कोई सार्थक खंड न दिखाई दे। याद रखिएगा, रूढ़ शब्द वे शब्द हैं
जिनका विभाजन किया जाए तो किसी सार्थक खंड की प्राप्ति नहीं होती है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग कहें घोड़ा, हम लोग कहें रानी, हम लोग कहें मेज, ये ऐसे शब्द हैं, इनको हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो कोई सार्थक शब्द हम लोगों को नहीं मिलता है। ऐसे शब्दों को हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ का मतलब ही होता है जिसमें परिवर्तन न हो, मतलब जिसको हम लोग तोड़ने के बाद से नया शब्द न बना पाए, रूढ़ शब्द है। जबकि यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें विभाजन करने के बाद से कुछ सार्थक शब्द या सार्थक भाव दिखाई देता है, और यौगिक शब्दों का निर्माण सामान्यतः रूढ़ शब्दों से ही होता है। जैसे हम लोग यहां पर एक चर्चा करें कि विद्या, विद्या एक शब्द है जो रूढ़ शब्द है, इनको तोड़ा जाए तो यह सार्थक अर्थ नहीं आएगा, इसलिए यह रूढ़ शब्द है। जबकि इसमें संधि रूप में हम लोग देखते हैं विद्यालय, विद्यालय, अगर इस विद्यालय को हम लोग देखें तो आलय है इधर और इधर विद्या है, यानी विद्या और आलय दो क्या हैं, रूढ़ शब्द हैं। आलय इसके साथ जुड़ गया और विद्या जुड़ गया तो यह यौगिक शब्द हो गया। अगर इनको हम लोग तोड़े तो ये दो शब्दों में टूट सकता है, एक शब्द होगा विद्या और दूसरा शब्द होगा आलय, इसलिए ये यौगिक शब्द हुआ। ऐसे ही कई शब्द आ सकते हैं, जैसे हम लोग याद रखें चार पाई, तो इसमें भी दो शब्द है, इसको भी तोड़ा जा सकता है। चार और पाई, यह भी असार्थक अर्थ देगा, यह भी सार्थक अर्थ देगा, तो एक तरह से यह भी यौगिक शब्द हुआ। तो यौगिक शब्द ऐसे रूढ़ शब्दों से बने हुए शब्द होते हैं जिनको विभाजित करने के बाद से कोई ना कोई सार्थक शब्द जरूर आ जाता है, इन्हें हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। जबकि जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वो यौगिक शब्द ही हैं, किंतु वो किसी विशेष पर्टिकुलर किसी विशेष वस्तु के लिए, घटना के लिए, भाव के लिए फिक्स कर दिए गए हैं, निश्चित कर दिए गए हैं। उनका यदि हम लोग नामकरण करें या उनको उच्चारित करें तो उनके उच्चारण मात्र से ही किसी एक वस्तु का या एक भाव का या एक घटना का बोध होता है, जबकि उसको डिफाइन करके देखें उस शब्द को तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हम लोग को दिखाई देती हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा है चार पाई, यह यौगिक शब्द है, अभी हम लोग देखे भी हैं, इसको विभाजित किया जा सकता है, यह भी हम लोग जानते हैं। यहां से भी चार और पाई, पाई का मतलब होता है पैर और चार का मतलब चार संख्या डिजिट, आप जान ही रहे होंगे। तो चार पाई का मतलब हो गया चार पैरों वाला, इसका अर्थ क्या हो गया, चार पैरों वाला। तो इनको विभाजित करेंगे तो दो सार्थक अर्थ होगा, तो यौगिक शब्द हो गया। किंतु चारपाई का मतलब हम लोग अपने बेड से लेते हैं, जिसपे तख्ते पर जिसपे हम लोग सोते हैं, यह चारपाई है। किंतु इसका शाब्दिक इसके जो अगर हम लोग विश्लेषित करें इस शब्द को थोड़ा तोड़ करके देखें तो ऐसे शब्द जिसके चार पैर हों, तो चार पैर किसी प्राणी के भी हो सकते हैं, चार पैर किसी अन्य वस्तु के भी हो सकते हैं, उनको हम लोग चारपाई कह सकते हैं। किंतु हम लोग तख्ते को या अपने बेड को छोड़ करके किसी को चारपाई नहीं कह सकते। हम लोग जाते हुए बैल को, भैंस को, गाय को या यहाँ तक कि अन्य जो चार पैरों वाले पशु होते हैं, घोड़े को, हाथी को, किसको भी देखते हैं तो उसे भी हम लोग चारपाई कह सकते हैं। भाषा का दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से एकदम शुद्ध है, किंतु यह योग रूढ़ शब्द की दृष्टि से अशुद्ध है। यदि हम लोग कहें किसी भैंस को या किसी घोड़े को जाते हुए कि देखो वो चारपाई जा रहा है, तो एक आम व्यक्ति भी हमें मूर्ख नहीं महामूर्ख समझेगा। इस तरह से यह शब्द तो है अन्य विश्लेषण के आधार पर अन्य शब्दों के लिए जिनके चार पैर हों, किंतु फिक्स किसके लिए हो गया है, हमारे बेड के लिए, हमारे
बेड के लिए, हमारे तख्ते के लिए हम लोग जिस पर सोते हैं, मानव जिस पर आराम करता है। तो यह चारपाई है, यही योग रूढ़ शब्द है कि ऐसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ में ही फिक्स हो गए हैं, किसी विशेष अर्थ में ही निश्चित कर दिए गए हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसके अलावा भी अन्य आप देख सकते हैं, जैसे अगर हम लोग ले शब्द निशाचर, निशा का मतलब होता है रात्रि और चर का मतलब होता है, आप समझ ही रहे होंगे कि चर का मतलब होता है आहार प्राप्ति हेतु प्रयास करना, चरना। यानी रात में जो भी प्राणी होते हैं जो आहार प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, मतलब प्रयास करते हैं, श्रम करते हैं, उसे हम लोग निशाचर कहते हैं। क्या हम लोग रात्रि के समय में उल्लू भी या अन्य जो भी प्राणी होते हैं, जो कुत्ते भी या बिल्ली भी, अन्य जो जंगली पशु होते हैं वो भी घूमते हैं, उन्हें हम लोग निशाचर कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते। निशाचर का शाब्दिक अर्थ हम लोग लेते हैं राक्षस, या हम लोग ऐसे ही रात्रि के समय घूमने वाले चोरों को। ठीक है, तो यह शब्द भी फिक्स किन के लिए हो गया है? एक दो वस्तुओं के लिए, एक दो व्यक्तियों के लिए, या एक दो ऐसे कर्म करने वाले लोगों के लिए। जबकि निशाचर शब्द भी यहाँ पर योग रूढ़ शब्द बन गया है और यौगिक शब्द है, इसका भी प्रयोग अन्य जगह किया जा सकता था। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसे हम लोगों को देखना है आगे बढ़ करके। अगले क्लास में हम लोग इनको देखेंगे। थोड़ा सा इसी क्लास में हम लोग और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ऐसे शब्दों को देखते हैं, क्योंकि यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे गए हैं और ये काफी महत्वपूर्ण है। इनको यहाँ से प्रश्न पूछ करके, एग्जाम्पल दे करके तब पूछा जाता है। पहला है अव्यय। अव्यय का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ तो इसका प्रयोग होगा ही। हम लोग जब समास पढ़ेंगे वहां पर भी इसका प्रयोग होता है अव्ययी भाव समास के रूप में। तो उसको देखते हैं। ओ का मतलब होता है हमेशा, आप जानते हैं, बताया भी गया है, नहीं। और व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च हो जाना। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च हो जाना या व्ययित हो जाना, बह जाना। तो इसे हम लोग व्यय का मतलब खर्च हो जाना कहेंगे या विकृत हो जाना कहेंगे। और अ का मतलब होगा नहीं। तो कहने का मतलब है कि जो खर्च न हो या जो विकृत न हो या जो परिस्थितियों के अनुसार बदले न, उसे हम लोग अव्यय कहते हैं। उन्हें, उन शब्दों को हम लोग अव्यय शब्द कहते हैं। यहां पर आकर के देखिएगा, विकारी शब्द, विकार होता है यानी यह व्ययित हो जाते हैं, यानी इनका क्षरण हो जाता है, इसलिए इनको हम लोग व्यय शब्द भी कह सकते हैं। विकारी शब्द व्यय शब्द होते हैं, जबकि इनका लिंग, वचन और कारक के अनुसार इनमें परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इन्हें अविकारी कहा गया है। तो इसे हम लोग अव्यय शब्द भी कह सकते हैं। अव्यय शब्द और व्यय शब्द में अंतर बस इतना ही है कि एक है जो परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है और दूसरा है परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। तो इन्हीं आधारों पर यहाँ पे जानते रहिएगा। शब्दों की कैटेगरी हम लोग बढ़ करके देखेंगे कि क्या है अव्यय। जैसे एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा सा देखते हैं, जैसे कहा जाए यथा। यदि यथा है तो यह परिवर्तन नहीं होगा। हम लोग शब्द देखेंगे शक्ति, परिवर्तन नहीं होगा। या फिर ऐसे ही अन्य चीजें हम लोग देखते हैं, सॉरी, ये शक्ति परिवर्तित हो सकता है, इसको भूल जाइएगा। हम लोग आ शब्द ले सकते हैं, आ, यह भी अव्यय है, तो इन्हें हम लोग, ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। आगे बढ़ के देखेंगे। अगला है निपात। अति महत्वपूर्ण ये फैक्ट है, जानते रहिएगा। निपात का मतलब होता है किसी चीज पर प्रेशराइज करना, बल लगाना। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखें, यहां पर लिखा जाए कि मैंने ही आम खाया है। मैंने ही आम खाया है, यदि ही को यहां पे ढक दिया जाए
और कहा जाए मैंने आम खाया है, यह भी सेंटेंस पूरा है और अच्छा सेंटेंस है, काम करने वाला सेंटेंस है भाषा में। और यदि इसको हटा लिया जाए और कहा जाए मैंने ही आम खाया है, यह भी सेंटेंस अच्छा है, यह भी बढ़िया तरह से समझ में आ जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस शब्द ने या इस छोटा सा वर्ण से मिला हुआ जो शब्द है वर्ण के रूप में, उसके आ जाने मात्र से भाव में कुछ परिवर्तन हो रहा है। यह कर्ता है, आप जान रहे होंगे, हम लोग आगे बढ़ के पढ़ेंगे। यह कर्ता ने यह क्रिया किया है इस कर्म के ऊपर, ठीक। अगर इसको हटाया जाए तो मैंने आम खाया है, सिंपल वर्ड, लेकिन यहां पे यह शब्द जुड़ जाए कि मैंने ही आम खाया है, तो मैंने ही आम खाया है, इसका मतलब मैं ही खाया हूं, कोई और नहीं खाया है, मैं ही इस आम को खा लिया हूं। यानी यह जो शब्द है इस कर्ता के ऊपर यह प्रेशर दे रहा है, जो ये क्रिया किया गया है इस क्रिया के ऊपर प्रेशर दे रहा है, या यह जो घटना घटी है उस पर एक प्रेशर डाल रहा है कि हाँ यही काम हुआ है। तो ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। जो ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में आकर कर्ता के द्वारा कृत कर्म पर या कर्ता के द्वारा जो किया गया क्रिया है उस पर बल दिखाते हैं, उस पर दबाव डालते हैं, उन्हें हम लोग निपात शब्द कहते हैं। जैसे कहा जाए उसने ही चोरी किया है, उसने ही चोरी किया, तो इसमें भी ही शब्द आया और इसके इन कृत्य पर यह प्रेशर डाल रहा है, तो इसे निपात कहते हैं। फ्रेंड्स, यहां से डायरेक्टली प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम्पल दे करके कि अंडरलाइन करके पूछा गया है कि रेखांकित जो शब्द है वह निम्न में से निम्नलिखित ऑप्शन में क्या है। तो यह चारों चीजें आपके ऑप्शन में दी गई होती हैं, इनमें से आंसर निपात होगा। अगला जो अति महत्वपूर्ण चीज है वो है शब्द और पद में। शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। अभी कहा गया है यहाँ पर कि एकार्थी शब्द, ऐसे शब्द आएंगे जो एक ही जैसे अर्थ देंगे, यह उसका एग्जाम्पल है। यह दोनों एक ही जैसा अर्थ देते हैं, एक ही है भी, लेकिन स्थान परिवर्तन के कारण यह सीधे सीधे अपना रूप बदल देते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं, आप बता लेंगे। आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के सभापति कौन हैं, आप बता लेंगे। क्या इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक नहीं होता? एकदम होता है। हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वह पदेन रूप से उपराष्ट्रपति होता है, यानी व्यक्ति एक ही है, किंतु वह परिस्थितियों बस जगह बदलने के कारण वह दो रूपों में दिखाई देता है, एक जगह सभापति के रूप में, एक जगह उपराष्ट्रपति के रूप में। ठीक वही कंडीशन यहाँ पर भी है। जब शब्द की चर्चा किया जाए तो हम लोगों ने लिखा है कि मैंने ही आम खाया है। इसमें यदि हम लोग शब्द की चर्चा करें तो मैंने भी एक शब्द है, यह भी शब्द है, यह भी और यह भी, अर्थात यह सब का सब शब्द है। किंतु यदि इन्हीं में से कहा जाए, अलग निकाल के रखा जाए, मैंने एक अलग है, अब एक अलग रूप में इसे रख दिया गया, यहां से निकाल के बाहर रख दिया गया, तो यह और यह में क्या अंतर है? क्या यह भी शब्द है, क्या यह भी शब्द है? अगर अंतर हम लोग देखें तो शब्द हम लोग जो देख रहे हैं इसे कहेंगे, और यह जो वाक्य है जब यही शब्द वाक्य में आकर के बैठ जाते हैं उसको हम लोग यहाँ पर पद कहते हैं। यानी शब्द जब किसी वाक्य में फिट हो जाते हैं, किसी वाक्य में आ जाते हैं, समाहित हो जाते हैं, तो उन्हें हम लोग पद कहते हैं। और यही पद जब बाहर निकल जाते हैं, वाक्य से सिंगल हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, तो इन्हें हम लोग शब्द कहते हैं। यह दोनों आप जानते रहिएगा, कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरह से हमने आज इस हिंदी के जो टॉपिक है शब्द, उसको पढ़ने का प्रयास किया है। अगले क्लास में हम लोग इसको, इनको और इन हिस्सों को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अति महत्वपूर्ण ग्रामेटिकली पोर्शन अब स्टार्ट हो रहा है, हम लोग देखेंगे।
साथ ही साथ इसी टर्म में हम लोग बहुत सी चीजें देखेंगे, कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे कई सब्जेक्ट को भी यहाँ पर। तो आप घबराइएगा मत, थोड़ा सा क्लास इंटरेस्टिंग करने का प्रयास होगा। साथ ही साथ इस हिंदी के अलावा अब हम लोग साइंस और अन्य सब्जेक्ट को भी धीरे धीरे स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यह एक बृहद कार्यक्रम है। जैसे इसके आपके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ही बताया गया है कि एक बृहद प्रयास है, बृहद कार्यक्रम है, जो एक तरह से क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ सामाजिक और शैक्षिक उत्थान के लिए या इसके प्रयास में एक महत्वपूर्ण समर्पण भाव है, और इसलिए इसको हम लोग बृहद स्तर पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।